हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा वीडियो जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है उसका ये तीसरा नंबर का वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने 2 मॉक टेस्ट का वीडियो किया है जिसमें हम लोग 150 प्रश्न कर रहे हैं। तो ये भी हमारा तीसरा नंबर का है और इसमें हम लोग 150 प्रश्न करेंगे। और हम लोग यहाँ पे जो सेक्शन वाइज जो आज सवाल करने वाले हैं आपके सामने है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 25 सवाल करेंगे, करेंट अफेयर के 28 सवाल करेंगे जो करेंट अफेयर अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2021 तक होगा। और उसके बाद पॉलिटी हमारा हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे देख सकते हैं। अभी तक जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। वो 2 वीडियो बहुत ही ज़्यादा, जितने भी वीडियोस मैं अभी तक करवाऊँगा, मैंने आपको बोला कि मैं 15 सेट करवाऊँगा, तो 15 सेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 15 सेट ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा और सारे सवालों को अच्छे तरीके से समझिएगा। और हो सके तो जो भी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ जो अपलोड करूँगा उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो बीपीएससी प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग नहीं जुड़े हों तो अब बीपीएससी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। मैं इस वीडियो के लिंक में चैनल का मतलब लिंक डाल दूँगा और वहाँ से जुड़ने के बाद आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी अभी 2 पीडीएफ मैंने डाला और उसके बाद ये पीडीएफ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हु लीड द स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास। मद्रास में जो स्वदेशी मूवमेंट को किसने नेतृत्व किया, तो ये किए थे चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई किए थे मद्रास में। और वही अगर हम बॉम्बे और पुणे की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक थे। और पंजाब वाला क्षेत्र में लाला लाजपत राय थे, अजीत सिंह थे। और दिल्ली में सैयद हैदर राजा, ठीक है, सैयद हैदर राजा थे, वो दिल्ली में किए थे। तो ये मैंने बता दिया। तो 3 आपको एक्स्ट्रा मैं चीज़ें बताते जाता हूँ हमेशा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक गवर्नर, ओनली गवर्नर जनरल जो जिनका कब्रस्थल इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्रस्थल है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, गाजीपुर में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? गाजीपुर में। ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आपको इनका मकबरा देखने को मिलता है, मीन्स कि जहाँ पे इनका ग्रेव यार्ड है। ओके, और ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस भी एक तरह से। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर। देखिए बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। तो उसका नाम था हर्सी, ठीक है, उनका नाम क्या था? हर्सी था। चलते हैं आगे। द इंडियन फेमिन कोड 1883 बस प्रिपेयर हुआ। देखिए मैं ये पहले में कह चुका हूँ कि 1883 का इंडियन फेमिन कोड जो है अकाल संहिता थी, वो लॉर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए स्ट्रेची कमीशन उसको बोला गया, ठीक है, स्ट्रेची कमीशन। तो ये भी ध्यान रखेंगे जो चीज़। और ये जब दक्कन में फैमिन हुआ था, ठीक है, दक्कन वाला क्षेत्र में जब अकाल आया था तो उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी थी। 1883 में भारतीय अकाल संहिता आया था और स्ट्रेची कमीशन जिसको बोला गया, ठीक है, या फेमिन कमीशन भी बोला गया। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया। देखिए सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था 1905 में। कब किया था? 1905 में। ओके, तो इस बात ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी मेन इनका मकसद था, सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेन मकसद था कि जो इंडियंस है उनको ट्रेन करे, उनको यूनाइट करे और जो भी सोशल सर्विस रिफॉर्म्स हैं इस मतलब ग्रुप के माध्यम से, इस सोसाइटी के माध्यम से करेंगे, ठीक है। और इसलिए इन्होंने एक वीकली, ये बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंग्लिश में, हितवाद, ठीक है, हितवाद एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे जो द पीपुल पेपर बोला गया उसको। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और ये गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वाराणसी में उसका ये अध्यक्ष भी थे। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। इतना चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बताते जाता हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सत्यशोधक समाज, ये आपको पता होगा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, बहुत ही ईजी सवाल है। 1873 के महाराष्ट्र में, ठीक है, 1873 के महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन को स्प्रेड करने का काम किया लोअर कास्ट पीपल्स के लोग में। उनके राइट को अवेयर किया गया कि जो लो कास्ट के जो लोग हैं वो अपने राइट को जाने। इस बात को ध्यान रखिए। उन्होंने हर तरह के ब्राह्मण डोमिनेशंस को रिजेक्ट किया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे डेली करवा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने जो 45 डे सीरीज़ करा उसे बहुत, मैं बार बोल रहा हूँ कि 45 डे सीरीज़ वो आपके 67 बीपीएससी हो, 68 आने वाला हो, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। 45 डे जो सीरीज में जितने मैंने सवाल करवाया है
अगर उन सवालों को पूरे अच्छे तरीके से करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे जो जिस एग्ज़ाम में भी सवाल आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के, वो सारे सवाल वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, केवल यूपीएससी के लिए नहीं, ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओके, दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। प्रार्थना समाज जो बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया, इनकी स्थापना 1867 में हुई थी, 1867 में हुई थी। अब प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी एक तरह से सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म को लेके स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। चलते हैं आगे। सवाल नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। देखिए, मैं ये कल बता चुका था ऑलरेडी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई लंदन में। इस बात को ध्यान रखिए, एक तरह का हॉस्टल था, जो भी भारतीय छात्र लंदन में रह रहे थे उनके लिए हॉस्टल था, ठीक है, जहाँ में 25 स्टूडेंट रहते थे। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता था कि जो इंडियन स्टूडेंट रह रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, कैसे उनको क्रांति करना है, किस तरह चीज़ें करना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 1905 क्या हमारा श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में क्या हुआ, इंडिया हाउस इन लंदन। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी हाउस से आप देख सकते हैं कि मदनलाल ढींगरा थे, जो WH कर्जन की कर्जन वायली की हत्या जिन्होंने किया था, ठीक है। तो ये मदनलाल ढींगरा यहीं इसी के स्टूडेंट थे, ठीक है, इसी मतलब हॉस्टल के स्टूडेंट थे। इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि जो सब लोग कह रहे हैं कि 1857 का जो क्रांति है वो एक नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो ना ही पहला था, ना ही नेशनल था, ना ही एक इंडिपेंडेंस की लड़ाई था, ठीक है। ये किसने बोला है 1857 के बारे में? देखिए, तो ध्यान रखिए कि हिस्टोरियन है RC मजमूदार, इन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला है। ओके, 1857 के बारे में बहुत लोगों ने अलग अलग चीज़, जैसे कि BD सावरकर हुए, उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। डिज़रायली बेंजामिन डिज़रायली हैं, उन्होंने बोला कि एक मिलिट्री म्यूटिनी है, कोई कह सकते हैं कि नेशनल रिवॉल्ट, ठीक है, मतलब एक मिलिट्री म्यूटिनी है, या आप इसको नेशनल रिवॉल्ट भी बोल सकते हैं। बिपिन चंद्रा बोलते हैं कि ये पूरा मूवमेंट था जिसमें कोई भी तरह का कहने का मतलब कि मतलब एक तरह से कोई प्रोग्रामिंग नहीं था, अच्छे तरीके से सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ओके, बिपिन चंद्रा का ना, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है, जो मैंने ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ वो सारे वीडियोस के अंदर, ठीक है, जो मैंने MCQ करवाया था उसमें, ठीक है। आपको वीडियोस पूरा दिख रहा होगा क्लियर। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ द माई ग्रेस्ट अम्बिशन वाइल इन इंडिया। मतलब कहने का मतलब है कि कांग्रेस अपने पतन की लड़खड़ा है, मतलब कांग्रेस एक तरह से पतन की ओर जा रही है, और कह रहा है कि भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं भारत में रहते हुए इस चीज़ को देख पाऊँ और इस चीज़ को शांतिपूर्वक इसके निधन में सहायता कर पाऊँ। तो कांग्रेस का जब मतलब कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस समय जो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 में इनका शासनकाल रहा है, और बंगाल विभाजन इसी समय में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड कर्जन का ये कथन, इस बात को ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस कमीशन भी आया था, यूनिवर्सिटी कमीशन भी आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हमेशा। थ्रू विच एक्ट पावर टू लेजिस्लेट फॉर द बॉम्बे एंड मद्रास। देखिए, बॉम्बे और मद्रास के पास शक्ति था कि वो कुछ कानून बनाती थी, ठीक है, ये जो प्रांत थी, लेकिन एक एक्ट आएगा तो क्या होता है कि इनकी शक्तियों को छीन लिया था। स्टार्टिंग में 1773 के जो एक्ट आता है तो उसमें कुछ शक्तियाँ छीनते हैं, धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ छीन ली जाती हैं। लेकिन बाद में जब 1858 होगा, 1858 के बाद फिर जो क्राउन का शासन होगा, तो उसको 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, और इसके बाद बॉम्बे और मद्रास को जो शक्तियाँ छीनी गई थी, विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्तियाँ, इनको वापस कर देते हैं, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है 1858 से। देखते हैं, तो यही यहाँ पे कहना था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कुका आंदोलन किसने, देखिए कुका आंदोलन जो पंजाब वाला क्षेत्र में हुआ था। ओके, तो कुका आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक सिख गुरु की अगर हम बात करेंगे तो वो सिख गुरु हैं गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह सिख गुरु हैं। इनके ही नेतृत्व में अगर हम बात करेंगे तो एक तरह से अगर हम बात करेंगे, कुका को नामधारी बोलते थे। क्या बोलते थे? कुका को हम नामधारी बोलते थे, जो कि सिख के अंदर एक संप्रदाय था, ठीक है। तो ये ग्रुप को स्टार्ट किया गया था राम सिंह के द्वारा, राम सिंह जो सिख गुरु थे। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका मेन मूवमेंट का इसका मेन था कि जो पंजाब वाला क्षेत्र में सिख राज स्थापित करना, और जो
भी सिख रिलीजन्स के अंदर में जो भी चीज़ें सुपरसिजन्स हैं उनको ख़त्म करना और सिख की संप्रभुता को कहीं ना कहीं फिर से रिवाइव करना। तो ये इनका लक्ष्य था, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कूका मूवमेंट आपका पंजाब में, आपको कमेंट करके बताना है कि कूका मूवमेंट कब हुआ था, ओके। और एक दो लीडर का नाम आपको बताना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हु फाउंडेड द मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़। देखिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में स्थापना किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 1875 में से स्थापना हुई, किस नाम से, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा, ओके, 1920 में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नाम आपका रखना सर सैयद अहमद खान, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी। द ट्राइब इज रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट, देखिए ये सवाल बहुत पूछ चुका है कि मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस को बंद कर दिया, जो बलि प्रथा था उसको रोक लगा दिया अंग्रेजों ने। तो एक ट्राइब है जो विद्रोह कर दी, तो वो ट्राइब था खोंड, क्या था, खोंड था। खोंड ये नरबली प्रथा करते थे। तो नरबली प्रथा कहीं ना कहीं दिक्कत मतलब अलग तो बेकार तो है ही ना, तीसरी कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने इस चीज़ को बंद किया, ओके। ये उड़ीसा और बिहार वाले क्षेत्र में रहते थे। 1846 का में ये मतलब कहने का मतलब इनका रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। चक्रा बिश्नोई इसके नेता थे, ओके। बाद में इस रिवोल्ट को तो ब्रिटिश दबा ही देंगे, 1855 में दबा दिया गया था, ठीक है। जो भी विद्रोह हुआ, चाहे वो ट्राइबल विद्रोह हो, चाहे पीजेंट रिवोल्ट हो, कोई भी रिवोल्ट हो, सबको ब्रिटिश ने दबा दिया। कह रहा है कि अगर द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाई वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बलवार्क ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अगर मुस्लिम अगर संतुष्ट होते तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा कवच बन जाते। यह किसने लिखा, तो ये जो कथन है W हंटर के द्वारा लिखा गया। W हंटर के द्वारा मतलब ये कथन बोला गया है कि अगर मुस्लिम अगर संतुष्ट होते तो एक कवच के रूप में ब्रिटिश शक्ति के लिए बन जाते, ओके। Who was the prominent Indian historian who did not accepted 1857 revolution as a revolution। फिर सेम चीज़ें, 1857 क्रांति को क्रांति की तरह नहीं स्वीकार किया, उस मतलब कहने का मतलब कि हिस्टोरियन का नाम क्या है। देखिए मैं अभी बता चुका हूँ कि आरसी मजूमदार को कहना था मैंने, पिछला ही सवाल दो बार हो गया, सॉरी। तो आरसी मजूमदार का कहना था 1857 का विद्रोह न प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही एक 100 दिन का संग्राम था। आरसी मजूमदार, ठीक है। स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखिए। सबसे पहली बार 1876 में स्वराज शब्द का इस्तेमाल दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बाद में लोकमान्य तिलक हुए। बेसिकली स्वराज शब्द का मतलब अलग अलग था, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल जो हुआ सबसे पहली बार वो दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ, ठीक है। फ्रेजर कमीशन सेम चीज़ है, जो पुलिस कमीशन था। फ्रेजर कमीशन जो मतलब कहने का मतलब कि जो आपका पुलिस से संबंधित था, ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड्रू फ्रेजर थे इसके अध्यक्ष, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं आगे। सवाल नंबर 19 कहेगा इन विच ईयर जतरा ओराव स्टार्टेड ताना भगत। ये ताना भगत मूवमेंट जो है 1914-1919 के बीच में ये चला था, ठीक है। तो 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1919 में ख़त्म हो गया था। एक तरह का ट्राइबल मूवमेंट था, जतरा भगत और तुरिया भगत के द्वारा छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है। झारखंड वाला भी क्षेत्र में है। तो जतरा भगत और तुरिया भगत, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये ओराव ही थे, इस बार ओराव मतलब एक जनजाति है, वही थे। इन्होंने जो जमींदार वहाँ पर था उनका उन्होंने विरोध किया था। जो पैसा उसमें मतलब जो सूद मतलब कह सकते हैं कि मनी लेंडर थे। और भी जो मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी जो आ गए थे, तो उनके विरोध में था। ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज, मनी लेंडर्स, जमींदार, इनके विरोध में इन्होंने इस आंदोलन को किया था 1914 में छोटा नागपुर पठार में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाल नंबर 20 पर्सियन बिकली मिरातुल अखबार। देखिए मिरातुल अखबार जो हम बात करेंगे, ये पर्सियन मतलब एक तरह से बिकली था, मतलब बिक में एक बार आता था। ये स्टार्ट किया था राजाराम मोहन राय के द्वारा। राजाराम मोहन राय को इंडियन रेनेसां का मतलब कहने का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद होना चाहिए। तो राजाराम मोहन राय, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। राजाराम मोहन राय के द्वारा कुछ मतलब बहुत कुछ स्टार्ट किया गया था, जैसे कि संवाद कौमुदी है 1819 में। आत्मीय सभा इनके द्वारा 1814-15 में। ब्रह्म समाज 1828 में। देखिए आत्मीय सभा 1814-15 में। ब्रह्मो समाज, ठीक है, 1828 में, ठीक है। इनके द्वारा देखिए मिरातुल अखबार एक बिकली हो गया, ठीक है। इनके द्वारा संवाद कौमुदी ये भी इन्होंने लिखा, ओके। उसके द्वारा इनके द्वारा बहुत सारे और भी बुक लिखे गए थे। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में। हिंदू कॉलेज 1817 में।
ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे। हाँ, सवाल नंबर 21 का था, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838। देखिए 1838 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हुआ, उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना हुआ, इस बात को आपको ध्यान रखें। इनके लेडीज़ मेंबर हुए राजकमल सिंह हुए, भवानी चरण मित्र हुए, प्रसन्न कुमार टैगोर हुए। ये जमींदारी एसोसिएशन था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था जो लैंड होल्डर थे उनका कहीं ना कहीं उत्थान करने के लिए, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जमींदारी एसोसिएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन, कह रहा कि कौन से सेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए तो ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया, और ये लखनऊ के 1916 वाला सेशन में, लखनऊ सेशन 1916 में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने बोला था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद होम रूल लीग भी बना था। अब अप्रैल 1916 में होम रूल लीग मतलब जो बॉम्बे पुणे इस वाला क्षेत्र में किया था बाल गंगाधर तिलक ने, इनिवेशन। उसके अलावा जो भी नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र था मतलब उधर का जो मतलब एक तरह से होम रूल लीग स्टार्ट की थी सितंबर में, वो हमारे एनिवेशन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। होम रूल लीग दो बार स्टार्ट हुआ था, मतलब दो जगह से स्टार्ट हुआ था होम रूल लीग, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इन 1889 अ कमेटी वाज सेट अप इन ब्रिटेन टू गेन सपोर्ट फॉर द कांग्रेस हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज इट्स प्रेसिडेंट। देखिए 1889 में कमेटी बनाया गया ब्रिटेन में कि कांग्रेस के लिए सपोर्ट मिले ब्रिटेन से, तो बता रहा है कि उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ओके, तो सवाल नंबर 23 कहता है कि जो कमेटी बना था उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर विलियम सर विलियम वार्डबर्न, ठीक है। तो ये थे, ठीक है, तो सर विलियम वेवर्डन थे, ये जो इनके मतलब कहने का मतलब के अध्यक्ष थे, जो कमेटी बना था ब्रिटेन में कांग्रेस के समर्थन हासिल करने के लिए। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। ओके, सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 पेटिशंस टू द हाउस ऑफ कॉमन डिमांडिंग इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1875 की बात है, आई बहुत सारे नेता का एंट्री नहीं हुआ। 1875 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी भारतीय लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं तो भारतीय लोग भी आपके संसद में होने चाहिए। तो ये जो पिटीशन डाला गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Who among the following had play an important role in passing the Native Marriage Act? नेटिव मैरिज एक्ट जो था बेसिकली 1872 में, ये केशव चंद्र सेन का बहुत ही बड़ा भूमिका रहा इस एक्ट को पास करवाने में। तो हमारा उत्तर क्या होगा, केशव चंद्र सेन, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट को क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872 भी बोलते हैं। इसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ बुक थे इसमें, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा थोड़ा सा करेंट अफेयर आ गया है। 16वें एशिया समिट कहाँ हुआ, तो ब्रुनेई में। 16वां एशिया समिट कहाँ हुआ, ब्रुनेई में। ब्रुनेई एक क्या है, कंट्री है, एक कंट्री है, ठीक है, लेकिन एक वोर नहीं होता है ना, वोर नहीं एक आइलैंड है, ठीक है, एक आइलैंड है, वोर नहीं एक आइलैंड है, और ब्रुनेई एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हाल में ही जो अक्टूबर 2021 में 16वां एशिया समिट हुआ था, उसमें ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, इस बात को आपको याद रखना है। और ये कहाँ हुआ था, तो ब्रुनेई में, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया कि न्यू नेशनल हाईवे श्री गुरु नानक देव जी मार्ग, तो ये जो हाईवे का नाम है वो 703 AA को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, श्री गुरु नानक देव जी मार्ग, इस बात का हमको याद रखना है। आगे चलते हैं। जो भी आपके सिख गुरु हैं, किन्होंने अमृतसर का स्थापना किया, किन ने गोल्डन टेम्पल बनाया, वो सब मैं कल का जो मॉक टेस्ट रहेगा उसमें मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसमें एक सवाल है, उसमें मैं करवा दूंगा। बथुकामा इज अ फ्लावर फेस्टिवल प्रीडोमिनेंटली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बथुकामा एक फ्लावर फेस्टिवल है, वो किस स्टेट में मनाया था, तेलंगाना में। कहाँ, तेलंगाना में। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा।
हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सातवाहन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तेलंगाना में और कुछ कुछ आंध्र प्रदेश के पार्ट में ये चीज़ मनाया जाता है। बेसिकली अगर इंग्लिश कैलेंडर से जानेंगे तो सितंबर अक्टूबर के महीने में ये मनाया जाता है। बथुकामा एक फ्लावर फेस्टिवल है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि विच इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ प्रिंस विलियम इनॉग्रल अर्थशॉट प्राइज। ये जो प्राइज़ मिला है वो मिला है विद्युत मोहन को। किसको मिला है? विद्युत मोहन को मिला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया था अक्टूबर 11 को मनाया था। 2011 से स्टार्ट भी हुआ था और 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2021 का थीम था डिजिटल जनरेशन, ठीक है। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, इस मतलब थीम था 2021 का। अब आपको बताना है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया था, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना। जो मैं सवाल बोलता हूँ उसको जरूर कमेंट करके बताइए इस बात। अब सवाल नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किनको मिला? तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला था 2021 में। कौन को मिला था? तो गिडो इम्बेंस को, डेविड कार्ड को मिला था और जोशुआ एंग्रिस्ट को मिला था। 3 लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। तो नोबेल प्राइज 2021 में अक्टूबर वाला मिला था, इसलिए यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इस साल का नोबेल प्राइज तो अक्टूबर या नवंबर जो जिस महीने मिले तो वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम 30 सितंबर को है। करेक्ट, बाई विच ईयर इंडिया विल हैव टू इंक्रीज इट्स सोलर पावर कैपेसिटी टू 5630 गीगावाट टू बिकम अ जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन नेशन। तो ये तो बहुत बड़ा टारगेट है कि ग्रीन हाउस गैस का कोई इमिशन ही, उत्सर्जन ही नहीं होगा इंडिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो बहुत बड़ा टारगेट के लिए बहुत समय भी लगेगा और वो समय लगेगा 2070। क्या लगेगा? 2070 तक। ओके, चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन अनाउंस बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के द्वारा जो टूरिस्ट सर्किट ट्रेन जो अनाउंस किया गया उस ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन। क्या नाम है? भारत गौरव ट्रेन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत गौरव ट्रेन। आगे चलते हैं। क्वीन हियो हवांग ओके मेमोरियल। देखिए नाम तो ऐसा है कि लग रहा है कि साउथ कोरिया का, चाइना का या जापान का, लेकिन ये हमारे इंडिया में है ये पार्क। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पार्क को पहले बोलते थे राम कथा पार्क, ठीक है। जो सरयू अयोध्या में जो अयोध्या है उसके सरयू नदी जो है उनके किनारे बना हुआ है। तो इसको रिनोवेट किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और इसको अब जो नाम रखा गया है क्वीन हियो हवांग ओके मेमोरियल पार्क। ओके, कोरियन क्वीन के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो क्वीन है वो अयोध्या के प्रिंसेस सुरीताना, ठीक है, समझ रहे हैं, इनके नाम से जो उनकी बेटी थी पद्मसेन उनसे इनका जन्म हुआ। मतलब ये अलग कहानी है, चलिए ठीक है। तो अब ध्यान रखिए कि ये जो मतलब अगर आएगा सवाल तो इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। कहानी में जाना ज़्यादा जरूरी नहीं अभी है। कह रहा है कि कौन सा पुलिस स्टेशन है जिनको रैंक बेस्ट पुलिस स्टेशन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन है आपके आप सामने, बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन। तो ये देखिए सदर बाजार जो दिल्ली वाला है इसको मिला है मतलब बहुत अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा, ठीक है। वही बिहार में जो 10वें नंबर पे जो मतलब पूरे इंडिया में 10वें नंबर पे जो आता है उसमें एक बिहार का पुलिस स्टेशन का नाम है, वो है आपका रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन। रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन है जो टॉप 10 के अंदर में आता है, जो अरवल वाला में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिहार का भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पुलिस स्टेशन में नाम आ रहा है। हालांकि बिहार में जो भी पुलिस स्टेशन हैं उनका तो आपको रिकॉर्ड पता ही है क्या है, ठीक है। सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? देखिए सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर, तो ये जो स्थापना हुआ है ये हुआ है मसूरी में, मसूरी उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। लवासना भी वही है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और लवासना के अंदर ही इसका मतलब स्थापना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। ये जो मनाया जाता है ये 29 नवंबर को मनाया जाता है
जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो मनाया जाता है ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैलन डी अवार्ड 2021 वाला ये जो मिला है वो मिला है लियोन मेसी को। ये भी आपको याद रखना है, वैलन डी अवार्ड ये मिला है लियोन मेसी को, ठीक है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोन मेसी, ओके। इनको 7वां बार मिला है वैलन डी अवार्ड, तो ये भी आपको याद में रखना है। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द वीमेन ऑफ द ईयर 2021 बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वीमेंस ऑफ द ईयर जो मिला है वो मिला है अंजू बेबी जॉर्ज को। अंजू बेबी जॉर्ज को मिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आपके लिए भी एक मैं सवाल दे दूं कि मैन ऑफ द ईयर 2021 वर्ल्ड एथलेटिक के द्वारा किसको मिला ये बताना है। हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 40 की ओर। डेविस कप 2021, डेविस कप पहला टेनिस से संबंधित है, ये सवाल पूछ चुका है। तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है और इस बार डेविस कप जो जीता है वो जीता है रसिया। कौन जीता है? रसिया जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्रोएशिया को हरा के। हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू बुक प्राइड प्रेजुडाइस एंड द प्यूडिटी। तो इसके जो मतलब ऑथर हैं वो हैं आपके शशि थारूर, ठीक है। शशि थारूर बहुत ही वेल नोन आपके राइटर हैं और इंग्लिश में इनकी सारी बुकें रहती हैं। तो शशि थारूर का ये लिखा गया है और बेसिकली वो यूनियन मिनिस्टर्स भी हैं और लोकसभा से पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इनके हाल में एक बुक था, साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था 2019 में, इनका बुक था एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये आपको याद रखना है सब सवाल, ठीक है। हु हैज़ बीन अवार्डेड बाई ज्ञानपीठ, मैं ये कल बता चुका हूँ कि जो असमी पोइट है दामोदर मौजो, दामोदर मौजो असमी पोइट है, उनको मिला है सॉरी कोंकणी पोइट है दामोदर मौजो, उनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 के लिए। किसके लिए मिला? 2021 के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 2022 वाला जो आपके मतलब कहने का मतलब जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो मिला है आपको 2020 वाला वो मिला है नीलमणि फुंकन जूनियर को। 2020 वाला और इनको 2021 वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, ठीक है। नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है आपका 56वां, ओके। और दामोदर मौजो को मिला है 57वां, जो भी लेटेस्ट वाला है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। ये 56वां 57वां थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। विच स्टेट हैज़ वॉन गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल मिला है आपके 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। IITF 2021 में गोल्ड मेडल जो जिस स्टेट को मिला वो स्टेट है आपका बिहार, ठीक है। वो आपका स्टेट कौन सा है? बिहार है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। एयर चीफ मार्शल मैं करवा चुका हूँ BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। कजुवेली वेटलैंड जो 16वां वर्ल्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, ये किस स्टेट में है? तो ये जो आपका है वो आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। अभी हाल में जितने भी रामसर साइट के दर्जा मिला है वो आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, जहाँ से भी आपको मिले वो चीज़, और मैं ऐसे मैं करवा दूंगा इसमें ही। तो रामसर साइट जितना भी मिल चुका है इंडिया में लेटेस्ट वाला, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट कितने हो चुके हैं, ये सारे आपके जुबान पे होने चाहिए। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द 7th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF जो किस सिटी में किया गया? तो ये आपको बताना है। सवाल नंबर आपका 46, ये पणजी में। कहाँ है? पणजी में, ठीक है। दिसंबर में हुआ था, अभी हाल में ही। कैरेट एक बिलैटरल एक्सरसाइज है 2 कंट्री के बीच में, USA और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। USA और बांग्लादेश के बीच में ये मिलिट्री पर्सनल का एक ट्रेनिंग है, आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में हुआ, ओके। इस बात को आपको याद रखना है। विच कंट्री इज कॉस्टलिस्ट कंट्री टू लिव, मतलब सबसे महंगा कंट्री, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 आया, उसमें सबसे महंगा कंट्री रहने के मामले में वो है वो तेल अवीव। तेल अवीव इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो रिलीज करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। इसके अकॉर्डिंग तेल अवीव जो इजराइल का है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है, इस बात को आपको याद रखना। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे पेरिस आता है, तीसरा पे आपको सिंगापुर आता है। 2020 का रिपोर्ट बता रहा है, ओके, क्योंकि 21 में 2020 का रिपोर्ट ही बताएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 49, हाइची सेकेंड विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली, ये ऑपरेशन है
किस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्टार्ट किया गया? देखिए ये जो ऑपरेशन है ये इंटरपोल के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। इंटरपोल ने इसका नाम रखा हाइची सेकेंड, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं, जो साइबर क्राइम है जो जिसमें फाइनेंशियल लोग पैसा लूट ले आता है किसी तरह से हैक करके, तो साइबर इनेबल फाइनेंशियल क्राइम जो है उसके लिए ये मतलब कहने का मतलब है कि स्टार्ट किया गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2021? तो वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम था वो है इंड इनइक्वलिटी, इंड एड्स और इंड पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था उस समय, तो ये हमारा, ठीक है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है कि कट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस इमिशन बाई 50% विच ईयर। देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इन्होंने बोला है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, या कह सकते हैं कि इनका यूज हम कम कर देंगे, 50% से कम कर देंगे 2030 तक। बहुत अच्छी बात है, हालांकि देखिए होता है तो बहुत अच्छी बात है। विच आर्टिस्ट ऑफ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन ऑनर विथ मिथिला रत्न अवार्ड? ये मैथिली कॉन्फ्रेंस अयोध्या में हो रहा था, तो उसमें मिथिला रत्न अवार्ड जो मिला है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट को, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनका नाम क्या, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा उनका नाम जो है वो है आपका कृष्ण कुमार ठाकुर, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रमोद भगत, अभी मैंने बताया, कल ही मैंने शायद बताया था हमको, प्रमोद भगत जिनको अभी हाल में ही मतलब कहने का मतलब कि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला 2021 में। वो पैरा बैडमिंटन है, क्या है वो? पैरा बैडमिंटन, मतलब बैडमिंटन खेलते हैं, और वो अभी पैरा ओलंपिक में उन्होंने अभी हाल में ही मेडल भी लाया था, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। कहाँ के हैं? तो वो अभी वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हैं प्रमोद भगत, ये आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने 2020 के मतलब कहने का मतलब कि जो आपका टोक्यो का जो आपका समर ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। क्या मेडल जीता था उन्होंने? गोल्ड मेडल जीता था, ओके। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वही अगर हम बात करेंगे शरद कुमार, अभी शरद कुमार हाल में मुजफ्फरपुर के हैं, जिनको अर्जुना अवार्ड मिला पैरा एथलेटिक्स के लिए। तो ये सब आपको जो बिहार के कुछ जो एथलेटिक्स हैं, बिहार के कुछ जो प्लेयर हैं, उनका नाम ऐसे आपको याद में रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। फॉर हाउ मच लोकसभा में भी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म ड्यूरिंग। देखिए जब इमरजेंसी लग जाता है तो उसमें लोकसभा राज्यसभा मतलब बेसिकली नहीं काम करते रहते, तो ये मतलब कहने का मतलब है कि लोकसभा जब इमरजेंसी लग जाए तो समान कार्यकाल को कितने समय तक के लिए बढ़ा सकता है। जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है बेसिकली 5 ईयर, तो उसको कितने समय तक के लिए बढ़ा सकता है? बेसिकली जब भी नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा तो लोकसभा के जो कार्यकाल है उसको एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो विदिन 6 मंथ ये ख़त्म हो जाए, मतलब कहने विदिन 6 मंथ ये मतलब कार्यकाल इनका मतलब कहने का मतलब है देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो 6 महीना से ज़्यादा इनका मतलब जो कार्यकाल है वो बढ़ना नहीं चाहिए जब अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो। लेकिन अगर इमरजेंसी और बढ़ जाए तो 1 साल एक बार में रह सकता है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे, सवाल नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय 42nd, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डीपीएसपी में बहुत कुछ डाला गया, बहुत कुछ कंकरेंट लिस्ट में डाला गया जो मैं बता चुका हूँ। तो डीपीएसपी में जो आर्टिकल डाला गया बेसिकली जो ये पूछ रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, मतलब कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 43 के ए में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको बताइए फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता कौन से आर्टिकल में, ठीक है, ये भी बाद में डाला गया था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो मतलब वोटिंग का एज 21 से 18 कर दिया, वो अमेंडमेंट आपका कौन है, ठीक है। वो अमेंडमेंट 61वां संविधान संशोधन मैं करवा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 1988, ये मतलब उम्र जो 21 था उसको 18 कर दिया गया था, याद होना चाहिए। कौन सा शेड्यूल है हमारे संविधान का जो यूनियन और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड करता है, मतलब जो सूची इसमें जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, वो हमारा कौन सा शेड्यूल है? 7th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है? 7th शेड्यूल में सूची की बात करता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा लेख केंद्र सरकार से बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ, मतलब कुल मिला के ये है कि जो ये सवाल कर रहा है कि
कौन सा आर्टिकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि प्रीएम्प्टिव एक्शंस ले, कोई भी स्टेट को बचाए एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। ये आर्टिकल 355 कहता है। कौन सा आर्टिकल 355 ये कहता है कि कभी भी आंतरिक गड़बड़ी हो, किसी राज्य की रक्षा के लिए उसको पूर्व खाली करवाने की शक्ति इनके पास है। आर्टिकल 355। अगर लोकसभा का मेंबर होना है तो कितना एज होना चाहिए? लोकसभा का मेंबर आपको बनना है तो आपको 25 साल का उम्र होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का मेंबर तो आपको 25 साल का उम्र होना चाहिए, और 30 साल होगा तो आपको राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में। आर्टिकल 84 में इन सारे संसद की योग्यता के बारे में बताता है कि संसद का जो सदस्य बनेगा उसकी क्या योग्यता होना चाहिए, ये आर्टिकल 84 बताता है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? हमारा पार्लियामेंट का गठन के बारे में कहता है। आर्टिकल 80 क्या कहता है हमारा? तो राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 81 क्या कहता है हमारा? लोकसभा के बारे में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर आपका होगा 60। अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी मैटर उठाता है 0 आवर के समय, तो उनको कितने दिन, मतलब कब उनको नोटिस देना चाहिए पार्लियामेंट के कि हम इस सवाल उठाने वाले हैं? तो 10 बजे से पहले उनको नोटिस देना है। स्टार्ट होने से पहले, मतलब 10 बजे से पहले उनको दे देना है कि हाँ हम ये सवाल उठाने वाले हैं 0 आवर में। 0 आवर बेसिकली हमारे पार्लियामेंट का कोई पार्ट नहीं है, ये बाद में 1962 में लाया गया, ठीक है। उस समय बहुत ही जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं, बहुत अर्जेंट, उनको एमपी उठाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और जो 0 आवर स्टार्ट होता है बस 12 बजता है, उसके बाद 0 आवर स्टार्ट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी कमेटी पार्लियामेंट की कौन है? सबसे बड़ी कमेटी अगर की बात कर रहा है तो पार्लियामेंट का है प्राक्कलन कमेटी। तो प्राक्कलन समिति जो है बेसिकली इसमें 30 मेंबर होते हैं। 30 कहाँ किसके होते हैं? लोकसभा के। वही पब्लिक अकाउंट कमेटी होते हैं, उसके में 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ऑफ जो अंडरटेकिंग का होता है उसमें भी 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ए सीट ऑफ MP कैन बी डिक्लेयर वैकेंट इफ़ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द, देखिए अगर कोई भी MP लगातार बिना इन्फॉर्मेशन के 60 दिन से ज़्यादा अगर मतलब जितना दिन मतलब संसद का कार्यवाही चलता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट रहते हैं, मतलब 2 मंथ, तो उनका सीट वैकेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मंथ। ओके, आगे चलते हैं। A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the Constitution empowering Parliament to legislate on a state subject। देखिए अगर कोई ऐसा मामला आ गया जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है या नेशनल इंटरेस्ट को लेके है, तो आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्यसभा अगर उसको पास कर देती है, ठीक है, तो जो आपका पार्लियामेंट है वो स्टेट मामले में, स्टेट के सब जो मतलब राज्य सूची है उस पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। ये तो सही है। अब वो कानून जो बनाएगी वो कितने समय तक लागू रहता है, इसकी बात कर रहा है, तो वो रहता है 1 साल से अधिक नहीं लागू रह सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल रेसिडुअरी पावर आर विद द सेंटर। देखिए रेसिडुअरी पावर जो होता है, जो अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, हमने कहाँ से उठाया? कनाडा से ये चीज़ उठाया, ठीक है, कनाडा से, ठीक है। तो ये जो आपके रेसिडुअरी पावर जो है सेंटर के पास है आर्टिकल 248 के अंदर। कैसे? आर्टिकल 248 के अंदर, ठीक है। जो मैंने 45 डे सीरीज करवाया था उसमें मैंने सारे आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है मैं सब कुछ करवाया हूँ। मैंने मतलब उसमें हर एक चैप्टर को मैंने पोस्टमार्टम किया, तो आप उसको ज़रूर देखें, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल, मतलब फंडामेंटल राइट्स कौन सा है जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता चाहे इमरजेंसी लगा दे? आर्टिकल 359 के अंदर, ठीक है। देखा रहा है कि नेशनल इमरजेंसी जब होता है तो आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, ठीक है, अपराध के दोष से जो संरक्षण है। आर्टिकल 21 तो आपको पता होना चाहिए, जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं इमरजेंसी के समय में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 20 एंड 21 कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को बोलता है कि आप स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट देता है? अगर वैसा कानून जो इंटरनेशनल मतलब मामले से जुड़ा हो, तो आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको पार्लियामेंट को ये पावर देता है, ठीक है। आर्टिकल 253 मतलब फेडरल जो भी चीज़ें हैं, फेडरल लॉ ये सब बनाने का काम कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास है, चाहे फेडरल इंपॉर्टेंस का हो या फेडरल डिस्प्यूट्स हो। द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन बी डिस्कस अंदर। वित्तीय
जो आपके रिलेशन है, मतलब कहने का मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध हैं वो आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक, 268 से लेकर 293 तक है। सुनिए बात को, तो ये आपको ध्यान देखिए 245 से 255 क्या है, आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस है केंद्र और राज्य के बीच में, जिसको विधायी संबंध बोल सकते हैं। वही 256 से 263 आपको देखने को मिलेगा प्रशासनिक संबंध, ठीक है, प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। और वही आपको 268 से 293 क्या मिलेगा आपको, मतलब फाइनेंशियल, वित्तीय संबंध। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आगे का था 68, रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन हैज़ बीन स्पेसिफिकली टर्म एज म्युनिसिपल रिलेशन। कह रहा है कि कौन सा ऐसा संबंध है जिसमें कहता है कि ये एक तरह का केंद्र और राज्य के संबंध में विशेष रूप से नगर पालिका संबंध कहा गया। तो सेंट्रल जो प्लानिंग प्रोसेस पे जो मतलब राज्य पर जो केंद्र का नियंत्रण है योजना प्रक्रिया में, उसको बोलते हैं कि नगर पालिका संबंध। क्या बोलते हैं उसको, नगर पालिका संबंध बोलते हैं। देखिए सवाल इसमें नए नए सवाल आपको, मतलब नए नए मतलब इट मीन्स कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल अगर आ जाएगा तो बहुत सारे लोग नहीं आंसर कर पाएंगे, लेकिन आप अगर सही तरीके से पढ़ेंगे अगर आप आर्टिकल्स को, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं। विच कमीशन एडवोकेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटर काउंसिल। जो परमानेंट इंटर काउंसिल जो है वो सरकारी आयोग के सिफारिश पे, मतलब कहने का मतलब गठन हुआ था। मतलब कहने का मतलब कि इनका ही एडवोकेट किया गया था उस चीज़ को कि एक परमानेंट इंटर काउंसिल होना चाहिए, स्टेट काउंसिल होना चाहिए, जिसको इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी बोला जाएगा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या सवाल है, कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि ये ड्यूटी होगा यूनियन का कि हर एक स्टेट को, सेम सवाल आई थिंक लग रहा है ना, 70 नंबर का सवाल ही मैं ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आई थिंक, ये वाला आर्टिकल 355 ये तो पता है। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। आर्टिकल 355 कहता है कि ये ड्यूटी है यूनियन का कि स्टेट को बचाए, एक्सटर्नल एग्रेशन को, इंटरनल डिस्टर्बेंस जब भी हो तो उनको बचाए, ठीक है, आर्टिकल 355। चलिए अब ज्योग्राफी में आते हैं हम लोग। डंकन पास, दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है भैया हमारा, डंकन पास। साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में हमारा क्या है, डंकन पास है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, जैसे कि जितने से 10 डिग्री चैनल है, डंकन पास है आपका, 9 डिग्री चैनल है आपका, 8 डिग्री चैनल आपका है, वो सब मैं करवा चुका हूँ। और वो सब आप खुद से याद रखिए, जितने स्ट्रेट हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, ये मतलब इंडियन ओशन में, ये सब आपको ध्यान में होनी चाहिए। मैंने सारे स्ट्रेट में करवा चुका हूँ, वर्ल्ड का हो या मतलब इंडियन ओशन, मतलब हर एक मैं स्ट्रेट करवा चुका हूँ अच्छे तरीके से, जो आपको याद होना चाहिए। एनी हाउ, विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, जाम्बेजी नदी पे है। कहाँ पे है, तो जाम्बेजी नदी पे है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, जाम्बेजी नदी कहाँ पे है, जाम्बिया, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर, डैम्पर हॉर्स। डैम्पियर हॉर्स जो रेखा है ये सुंदरबन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, ये सुंदरबन से गुजरती है। डैम्पियर हॉर्स एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन किया गया था 1829-30 में, जो सुंदरबन डेल्टा के नॉर्दर्न बाउंड्री को मार्क करता था। ये 24 परगना से पास करता है और वेस्ट बंगाल के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, ये साउथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं उसके थ्रू पास करता है। तो डैम्पियर हॉर्स लाइन जो है वो बेसिकली सुंदरबन डेल्टा से संबंधित है। मोहरवी की डिसकंटिन्यूटी, देखिए जो डिसकंटिन्यूटी हमारे अर्थ में जो है पाए जाते हैं, जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है, और उसके बाद मेंटल और आपका कोर के बीच में, ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो मोहर विविक जो आपके असमानताएं या डिसकंटिन्यूटी जो है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल जितने भी आपके डिसकंटिन्यूटी है ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब ऊपर से आप चलिएगा, जैसे क्रस्ट को दो भागों में हम लोग बांटा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसको कोनाड बोलते हैं। वही हम लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में जाएंगे तो उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जो भी मैंने बताया। वही अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी असमता बोलते हैं। वही लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में बोलते हैं ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और कोर में आइए, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमन डिसकंटिन्यूटी। सारा मैंने बता दिया आपको, सब याद भी होना चाहिए, ठीक है। अब लिख लीजिए उसको, आगे चलते हैं। वेगनर के अकॉर्डिंग कह रहा है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पैंजिया,
तो बोला पहले पृथ्वी एकदम जितने भी आपके समुद्र देखने के पहले नहीं था, एकदम छोटा था, सब महादेव सब एक साथ था, फिर उसका विभाजन धीरे धीरे फैलना हुआ, तो वो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ। ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ पैंजिया का विभाजन। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू द कंटिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सबसे लंबी नदी तो आपको नील नदी है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर जो ऑस्ट्रेलिया से बहती है, ऑस्ट्रेलिया से मर्रे और डार्लिंग नदियाँ, ये जीवन रेखा नदियाँ बोलती हैं। ऑस्ट्रेलिया का जीवन रेखा भी है मर्रे और डार्लिंग नदियाँ, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, चल रहे हैं आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर कह रहा है कि हमारा ISFR रिपोर्ट अभी आ चुका है 2021 वाला, मैं पढ़ा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में होगा वन, मध्य प्रदेश ऐसे भी बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके, परसेंटेज वाइज में देखते हैं तो मिजोरम हमारा है। ओके, परसेंटेज वाइज में हमारा मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन एरिया वाइज हमारा जो आएगा वो मध्य प्रदेश आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी मैं कल भी करवा चुका हूँ, आज भी करवा रहा हूँ आपको। ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे देश में जो वृक्ष आवरण है वो है आपका 809,537 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है। कुल वन आवरण की मैंने बात कहा। ठीक है, कुल वन आवरण की मैंने बात किया। ओके, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो 21.71% जो है ये हमारा क्या है, फॉरेस्ट कवर, ये हमारा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर जब हम बात करेंगे तो टोटल में आपका फॉरेस्ट कवर भी आ जाएगा और ट्री कवर भी आ जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट कवर भी आ जाएगा आपका और ट्री कवर भी आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो केवल फॉरेस्ट कवर बोलेगा तो 21.71% आएगा, और उसको अगर क्षेत्रफल में बोलेंगे तो हमारे ये 783 और 789, ये हमारा फॉरेस्ट कवर हो गया, ये आपका फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर हो गया। और आपका ये जो आपका है मतलब मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे नहीं, 95,478 जो है ये आपका ट्री कवर है। तो आपको बिहार में कितना ट्री है, बिहार में मतलब बिहार में कितना वनावरण है, कितना परसेंट है बिहार के एरिया का, कौन मतलब तो आपके ज़िले में सबसे ज़्यादा वन है परसेंटेज के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, मैं ऐसे तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन उसको ज़रूर देख लीजिएगा। शायद मैंने में इसमें सवाल डाला भी होगा, आएगा सवाल, कितना स्क्वायर किलोमीटर आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है पिछले ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में, तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर बढ़ा है। ठीक है, पूरे इंडिया में। ठीक है, जिसमें 1540 आपका मतलब फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, 2261 स्क्वायर किलोमीटर आपका ट्री कवर बढ़ा है। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। सवाल नंबर कहता है कि कार्बन स्टॉक कितना है ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कार्बन स्टॉक हमारे भारत में कितना है। ठीक है, तो 7204 मिलियन टन हमारे भारत में कार्बन स्टॉक है। ओके, कौन सा इंडियन स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। देखिए, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, पता बॉर्डर पहले शेयर कौन करता है, आना मम्मी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आना मम्मी याद रखिए, बस कुछ नहीं। ठीक है, आना मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये आपका मणिपुर और ये आपका मिजोरम, ये आपके बॉर्डर से रहते, लेकिन भाई त्रिपुरा तो नहीं करता, त्रिपुरा नहीं करता है, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश से शेयर कर लेगा, बांग्लादेश से शेयर कर लेगा त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। चलते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा, कपिल धारा फॉल नर्मदा नदी पे है, ये आपको याद होना चाहिए। शरावती नदी पे जो गया गरसोप्पा। पालघाट कहाँ पे भैया, पालघाट मुंबई वाले एरिया में चले जाइए, लेकिन सॉरी मुंबई वाला नहीं, अगर हम बात करें पालघाट गैप की बात करें तो वेस्टर्न घाट में तो है। ठीक है, लेकिन पूरा साउथ वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो अन्नामलाई, ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी आपका अगर बात करेंगे और नॉर्थ में और अन्नामलाई साउथ में, इसके बीच में जो है पालघाट दर्रा है। कौन सा है आपका, पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट दर्रा आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जो आपका मुंबई वाला जो एरिया मिलता है वो थाल घाट है। ठीक है, थाल घाट है, उसके बाद फिर नीचे आएगा भोर घाट आपको मिलेगा कर्नाटक वाला क्षेत्र में। आगे चलते हैं, अदृश्य निर्यात, मतलब कहने का मतलब जो दिखता नहीं है, जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस देखते हैं, सेवा आपको दिखता नहीं दिखता। तो सर्विस जो हमारा जो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं,
वस्तु दिख जाएगा आपको, लेकिन सर्विस आपको नहीं दिखेगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो है वो एक इनविजिबल एक्सपोर्ट बोलते हैं, उसको इनविजिबल एक्सपोर्ट बोलते हैं। रोलिंग प्लान किसका किन्होंने लाया था, तो ये गुनियार मेड्रिल जो है वो रोलिंग प्लान लाए थे, ठीक है। रोलिंग प्लान जो 1978 में आया था, 1978 में गुनार मिड्राल के द्वारा ये लाया गया था, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। रोलिंग प्लान। केंद्रीय बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग 2021-22 में जीडीपी कितना परसेंट बढ़ने, मतलब 2021-22 में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी वृद्धि कितना होने की उम्मीद है, ऐसा लिखा गया हमारे यूनियन बजट में। इसलिए मैंने सवाल डाला कि जीडीपी ग्रोथ 2021-22, क्योंकि जैसे बजट आता है का फरवरी वाला टाइम में बजट आता है, तो जो बजट फरवरी में आता है उसमें फाइनेंशियल ईयर चलते रहता है और नेक्स्ट ईयर का हम बजट लाते हैं। तो पिछला साल का जो बजट था उसका जीडीपी 21-22 वाला वो कितना परसेंट मतलब ग्रोथ करेगा पिछले 2020-21 से, तो ये 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जो पूरे सारे अर्थव्यवस्था, जितने पूरे वर्ल्ड में सारे अर्थव्यवस्था ज़्यादा बढ़ेगा, 9.2% बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट है, ठीक है। कितना एलोकेट किया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए? 6400 करोड़ रुपया। 6400 करोड़ रुपया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 1000 करोड़। कितना? 1000 करोड़, ये ध्यान में आपको रखना है। आगे 2022-23 में अंडर हर घर नल से जल मतलब ये देखिए 2022-23 में कितने लोगों मतलब कितने घरों को कवर किया जाएगा, तो 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाएगा बजट में कि इतने घरों में ये जो हर घर नल से जल जो है वो कवर हो जाए। ऑलरेडी बहुत जगह कवर हुआ, लेकिन हालांकि इसमें तो घोटाला ही होगा, कहने की बात है। आगे चलते हैं। फिजिकल डिफिसिट 2022-23 में कितना जीडीपी का कितना परसेंट रहेगा, तो मैं कल ही करा चुका हूँ 6.4% ऑफ जीडीपी। फिजिकल डिफिसिट जो 2022-23 में रहने वाला है वो 6.4% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। लेकिन फिजिकल डिफिसिट की बात करेंगे तो हमारा कितना है इस बार का अमाउंट में? 166,1196, ऐसे याद रखना, ठीक है। 166,1196 करोड़ जो हमारा रहने वाला फिजिकल डिफिसिट इस बार का, ठीक है। राजकोषीय घाटा। सवाल का था भैया 22-23 का फिजिकल डिफिसिट क्या मांग गया? राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के, ये सवाल आई थिंक क्या हो गया, चलिए सवाल पूछिए। आई थिंक ये वाला जो सवाल है, चलिए ये सवाल मतलब मिस्टेक से यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, लेकिन ये सवाल कुछ अलग हो गया। ये वाला सवाल ये कॉपी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये वाला 89 वाला कॉपी हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन कुछ अलग सवाल था। चलिए इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था, ठीक है। तो 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था क्या? एजाइल अप्रोच, चुस्त दृष्टिकोण। ओके, ये इस बार का थीम था आर्थिक सर्वेक्षण का। आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा 2021-22 वाला आया उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि जो कर्जा है वो 49% से मतलब 2019 में था और वो अब और बढ़ गया, वो 59.3%। देखिए जो कर्जा भारत के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है जो वो 49% था पूरे जीडीपी का। जो जीडीपी 1919-20 में था उसका 50% जितना आप कमा रहे हैं उससे 50% आप कर्जे में है। अब तो जितना कमा रहे हैं 20-21 में उसका 59.3% आप कर्जे में है। देख सकते हैं कोविड के कारण बहुत सारा उधार बढ़ा है, ये भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में नवंबर 2021 तक कह रहा है कि इंडिया कितने नंबर पे फॉरेस्ट रिजर्व में आता है। तो फॉरेन जो रिजर्व में, फॉरेक्स रिजर्व जिसको बोल सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको बोलते हैं, उसमें इंडिया, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड उसके बाद चौथा नंबर पे आता है। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया फॉरेन रिजर्व में आपका 4th लेवल पे आता है। ये इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अकॉर्डिंग नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स में पूरा ओवरऑल जो देश का जो स्कोर है वो क्या है, ठीक है। ओवरऑल देश का स्कोर जो हमारा है वो 66 है। कितना है? 66 है। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं।
तो आगे हमारा ये भाई मैथ है। तो मैथ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैथ मैं सोल्व नहीं करूँगा। अगर मैथ सोल्व करूँ तो हर एक सवाल में 1.5 मिनट लग जाएगा या 2 मिनट भी लग सकता है। ओके, बेसिकली तो समझाने में तो ये आपका टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। साइंस आ गया। व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी जो आपका है ये क्या का है? ठीक है, लिथोट्रिप्सी इसको क्या कहते हैं? ये जब किरणों के द्वारा, मतलब जो पथरी हमारा जब स्टोन हमारे शरीर के अंदर हो जाता है तो आप देखेंगे अब नया सिस्टम आ चुका है। आप ऑपरेशन नहीं करते हैं लोग, डायरेक्टली मतलब रे के थ्रू आपके मतलब पेट जो पथरी होता है उसको तोड़ देते हैं। उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। ठीक है, जो तो फॉलोइंग पिगमेंट ह्यूमन स्किन में क्या होता है? मेलानिन होता है। एक सिंपल सवाल है। ह्यूमन स्किन जो हमारे देख रहे हैं ये जिसमें क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। इसलिए हमारे स्किन का जो कलर है वो ब्राउन, ब्लैक, रेड, येलो जो भी हमारा होता है, ये कहने का मतलब। ठीक है, ग्रीन कलर जो हम पटाखा फोड़ते हैं वो ग्रीन कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण ग्रीन कलर होता है। ओके, वही स्ट्रोंटियम रहेगा तो रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोंटियम रहेगा तो रेड कलर हो जाएगा, सोडियम रहेगा तो येलो कलर हो जाएगा, और बेरियम रहेगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखना है। 1-2 याद रखना है। जैसे कि स्ट्रोंटियम तो कौन सा कलर है? वो क्या हो जाएगा? रेड। सोडियम रहेगा तो कौन सा कलर है पटाखा में? तो येलो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें कौन है? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। बेसिकली जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो साइनोबैक्टीरिया है। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स हैं। क्या है ये? प्रोकैरियोट्स हैं। इनमें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटाइटिस ये सब नहीं होता है, ना ही इनमें न्यूक्लियस होता है। ओके, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ए बाइफोकल लेंस इज यूज्ड एज रेमेडी इन द विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो देखिए, जब बाइफोकल लेंथ कोई पहना है तो इसका मतलब है कि उसको जरा दूर दृष्टि है। क्या है? प्राइसोबोपिया है। ठीक है, प्राइसोपिया। ठीक है, तो ये उनको क्या है? प्राइसोबियोपिया, जरा दूर दृष्टि है उनको। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने बताया था कि अगर आपको मायोपिया है तो कॉन्केव लेंस पहनिए, आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस पहनिए। आपको अगर दोनों प्रॉब्लम है, तो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, तो आपका कहीं अकोमोडेशन पावर जो आपका आंख है वो कम जाएगा, तो आप क्या पहनिए? बाइफोकल लेंस पहनिए। ठीक है, या आपको अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो आप पहनिए सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सही से नहीं दिखता है तो आप सिलिंड्रिकल लेंस पहनिए। सारे बातों को तो ये मैंने एक सवाल के माध्यम से कितना मैं सवाल करवा देता हूँ। कह रहा कि जब सन हॉरिजन्स के नियर में रहता है मॉर्निंग और इवनिंग में तो रेडिश कलर दिखने को मिलता है। ये कैसे होता है? किसके कारण? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ये सवाल पे ज़्यादा शोध नहीं करना है। अगर साइंस के स्टूडेंट आप सोल्व करिए, लेकिन ज़्यादा शोध नहीं करिए। आप इतना मानिए कि जब रेड कलर हुआ, कलर्स वाला जो भी सवाल है कि ये घटना कैसे होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही उसके कारण, मतलब ये कहने का मतलब आपको देखने को मिलेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसके कारण ही आपको रेडिश कलर आपको देखने को मिलता है शाम और सुबह के समय। ठीक है, ओके, चलते हैं हम लोग आगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका इस्तेमाल हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रोडक्शंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसमें आपको सोडियम और पोटेशियम इस्तेमाल होता है इस सारे मतलब इसको बनाने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो सेम होता है मॉलिक्यूल के लिए ऑल गैसेस एट गिवन टेम्परेचर? कुछ भी हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑल मॉलिक्यूल्स के लिए गिवन टेम्परेचर पर सेम काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग कहता है कि फॉर मॉलिक्यूल ऑफ ऑल गैसेज एट गिवन टेम्परेचर हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार कहता है किसी भी तापमान पे सभी गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो समान होती है। सेम चीज कह रहा है भाई। एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से गिर रहा है, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या कांस्टेंट रहेगा? जब भी फ्री फॉलिंग बॉडीज ऊपर से गिरेगा तो ध्यान रखिएगा कि उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा।
टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। रियर व्यू सेम चीज़ें हैं। मैं एक कल बता चुका कि रियर व्यू रहेगा तो पहला बात उसमें क्या रहेगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, क्या रहेगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, ठीक है, एक सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। आगे चलते हैं। एंड ऑसिलोस्कोप्स ऑफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउ अस टू सी वेव प्रोड्यूस्ड बाई, ये देखिए जो ऑसिलोस्कोप होता है उससे हम क्या देख सकते हैं, तो उससे वो ऐसा उपकरण है जिससे कि हम साउंड के द्वारा जो वेव निकलेगा ना उसको हम लोग देख पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, रेयन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है वो होता है सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज। रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सेलुलोज क्या एक नेचुरल सोर्स है और उससे बनाते हैं कि हम लोग रेयन बनाते हैं, ओके। कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो रिमूविंग एक्सेस वाटर मतलब वेस्ट उस निकालने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल करता है, वो ऑर्गेनेल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचित सिंधवनी, ठीक है, पता नहीं हिंदी में कुछ अलग ही नाम है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ओल्फैक्ट्री एसोसिएटेड, ओल्फैक्ट्री किससे संबंधित है, तो ओल्फैक्ट्री एक घ्राण जिसको बोलते हैं वो संबंधित है स्मेल से, ठीक है। ये हमारे नाक के अंदर रिसेप्टर होता है, ओल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो सुगंध मतलब कि सुगंध या गंध को पहचानते हैं, तो हमारा स्मेल। रिस्पायरेटरी सेंटर जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका मेडुला ऑब्लिगांटा, ठीक है। रिस्पायरेटरी सेंटर जो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिगांटा में वो हमारे डेप्थ और ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हम रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं, तो जो रिस्पायरेशन को रेगुलेट करता है ये आपको याद होना चाहिए। तो क्या हमारा मेडुला ऑब्लिगांटा, ओके। आगे सवाल, रेन ड्रॉप क्यों होता है भाई, सरफेस टेंशन में कल बताया था, सरफेस टेंशन मैंने बताया था, तो सरफेस टेंशन के कारण ही आपका जो होता है मतलब जो रेन ड्रॉप्स होता है वो सेप्रिकल्स होता है। सरफेस टेंशन किसी पर डिपेंड करता है, मैंने बताया था मैंने आपको कल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड डेट स्टोर लिपिड्स, जो लिपिड इसमें पाया था उस प्लास्टिड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में क्या पाया था आपको भाई, प्लास्टिक एक डबल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स हैं जो आपको प्लांट में मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। प्लांट में ही पाया था प्लास्टिक, और जो प्लास्टिड को संचित करता है जो स्टोर करता है मतलब वो प्लास्टिड जो लिपिड्स को स्टोर करता है उसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट बोलते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस जो आपका है वो पास्कल नियम पे आधारित है, ठीक है, पास्कल नियम पे आधारित है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थवॉर्म रिस्पायर थ्रू, अर्थवॉर्म त्वचा से करता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। गिल से मछली करता है, लंग से हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सॉल्यूबल, आपको पता है बहुत सिंपल सवाल, कितना बार मैं बता चुका, बी और सी को छोड़ के सारे फैट सोल्यूबल है डी के, तो सी उत्तर हो जाएगा। नेम द वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेट ज्वाइन मसल्स टू बोन, मसल से बोन को जोड़ेगा उस टिश्यू को बोलेंगे टेंडन, क्या बोलेंगे, टेंडन बोलेंगे, ठीक है। मसल से बोन को जोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, टेंडन बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, चले आगे चलते हैं। फिर सवाल कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो सबसे जो स्टेबल इकोसिस्टम है जिसमें स्टेबल इकोसिस्टम, देखिए पहले इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हो, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी फ्लो हो, न्यूट्रिएंट साइकिल हो, ठीक है। तो सबसे स्टेबल जो है वो है हमारा ओशन, क्या हमारा है, ओशन है, तो ओशन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति कारण होता है, तो मिर्च खाते हैं बहुत ज़्यादा तीखा लगने लगता है, तो वो कैप्सिकिन क्या बोलते हैं, कैप्साइसिन, कैप्साइसिन के कारण, ठीक है, कैप्साइसिन, कैरोटीन गाजर का लाल रंग, ठीक है, लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन है, अलेक्स जेफरी, अलेक्स जेफरी इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आगे चलते हैं। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक, ज़्यादा हम लोग एंटीबायोटिक लेंगे तो कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एक विटामिन है उसका सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, हमारा शरीर उस विटामिन का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो वो कौन सा विटामिन है, ठीक है। वाइटिन, क्या है, वाइटिन, ओके। वाइटिन मतलब विटामिन, बताइए वाइटिन मतलब विटामिन, मैं एक बता चुका हूँ कल ही। आगे चले आप लोग कमेंट में बताइए कि बायोटिन कौन से विटामिन, मैं आपको बता दूँ बी है। अब बी में B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B7 है, ये आपको बताना है, ठीक है। बायोटिन किसको बोलते हैं, आगे चलते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th का एक चैप्टर है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये प्रोटॉन की गति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था साइक्लोट्रॉन का, ठीक है, प्रोटॉन। एन एटम कैन नाइदर गेन और नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। एक एटम जो है वो ना ही गेन करेगा और ना ही लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे इनर्ट। क्या बोल देंगे, इनर्ट बोल देंगे। इनर्ट क्या है, वो इनर्ट है, वो निष्क्रिय है ना। 18th ग्रुप जो हमें पीरियोडिक टेबल का है वो आपका इनर्ट एटम्स हैं उसमें सब, ठीक है। हाइपो क्या है, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। अब हमारा बिहार का सवाल है, 2021 जनगणना के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का कितना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का कितना है, 935। कितना है, 935 है। GSDP बिहार का 2021 के अकॉर्डिंग कितना है, GSDP बिहार का GSDP है 618.63 करोड़, ठीक है। ये बिहार का GSDP है करेंट प्राइस पे 2021 के अकॉर्डिंग, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से सवाल है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से सवाल है, इसलिए 2021 वाला डाटा को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं ये सब करवा चुका हूँ ना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा आपको। इकोनॉमिक सर्वे 2021 2021 और आई थिंक 21-22 में करवा चुका हूँ, बिहार का भी और यूनियन का भी। तो ये आप जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। इससे सवाल तो आएगा, 100% आएगा। जो नया लेटेस्ट वाला जो बजट है बिहार वाला वो भी देख लीजिएगा। 7 निश्चय योजना में 2 में कौन शामिल नहीं है। देखिए 7 निश्चय योजना में आप देखिए आर्थिक हल, युवाओं का बल, ये नहीं शामिल है, ठीक है। तो क्या क्या शामिल है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता सबके लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये आपका 7 निश्चय 2 में है, ठीक है। तो ये नहीं भैया, आर्थिक हल युवाओं का बल ये पार्ट 1 में था, ठीक है, 2015 में जो स्टार्ट हुआ था, ये 2020 वाला में नहीं। बिहार में जो कर्जा है 2022-23 के अकॉर्डिंग कितना है, GSDP का कितना परसेंट है, देखिए। तो वो जो है 31.95% आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट बिहार का, ठीक है। बकाया ऋण सार्वजनिक रूप से जो 31.95% ऑफ द GSDP ऑफ बिहार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बिहार में सर्चलाइट न्यूज़पेपर के एडिटर कौन है। तो सर्चलाइट जो स्टार्ट किया गया वो 1918 में स्टार्ट किया गया था और मुरली मनोहर प्रसाद हैं इनके एडिटर। मुरली मनोहर प्रसाद इनके एडिटर हुए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन 1922 में, तो ये मैं बता चुका हूँ कितना हुआ, चित्तरंजन दास। आर्यन मधोलकर जब पटना बांकीपुर 1912 में हुआ तो आर्यन मधोलकर, और 1922 में हुआ चित्तरंजन दास, याद रखना आपको। आगे चलते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का सेकेंड जो अधिवेशन हुआ था किसके प्रयासों से, तो दीप नारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था, ओके। ये आपको ध्यान में रखना, सोनपुर में हुआ था, ठीक है, सोनपुर वाला एरिया में। देखिए बहुत ये प्रीवियस ईयर सवाल है कि जब सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था तो सॉल्ट को लेके तो मतलब हो ही रहा था कि हम लोग नमक बनाएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी बिहार के लोग अपोज कर रहे थे, वो तो चौकीदारी टैक्स को, ठीक है, चौकीदारी टैक्स को। कह रहा है कि 2001 से 11 के बीच में डिकेडल ग्रोथ रेट बिहार का क्या रहा। बिहार 25.4% से उसका पॉपुलेशन बढ़ा 10 सालों में। 10 साल में 25.4% पॉपुलेशन बढ़ा, बहुत ज़्यादा है, समझ रहे बात को। सूफी संत सूफी संत है बिहार के सफरुद्दीन मनेरी, इनका मतलब कहने का मतलब है कि किस संप्रदाय से संबंधित है, फिरदौसी से, किससे, फिरदौसी से। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार में कहाँ है, तो आपको ये ध्यान बताना है, समस्तीपुर में। कहाँ बताना है, समस्तीपुर, ओके। गोल्डन लीग जो देवघर में इस्टेब्लिश किया गया था, ये स्वदेशी मूवमेंट के समय, कब, स्वदेशी मूवमेंट के समय में इसका मतलब स्थापना हुआ था 1904 में, ठीक है।
वीरबंधु जो एक पहला हिंदी न्यूज़पेपर बिहार का था, ये स्टार्ट किया था केशव राम भट्ट के द्वारा। केशव राम भट्ट के द्वारा ये स्टार्ट किया था बिहार बंधु 1872 में, ठीक है, 1872 में। सोना मैं बता चुका हूँ, जमुई में पाया था सोना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज मेनली फाउंड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड द सोन रिवर वैली। अभी देखिए बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है बिहार का, यहाँ पे जो आपको रॉक्स मिलेंगे वो मिलेंगे विंध्यन रॉक्स। क्या मिलेंगे? विंध्यन रॉक। बाकी जो प्लेन वाला जो एरिया है बिहार, मतलब बिहार का, उसमें आपको कौन सा रॉक मिलेगा? क्वाटरनरी रॉक्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर जो पश्चिम चंपारण वाला एरिया, वहाँ पे आपको कौन सा रॉक मिलेंगे? टर्सरी रॉक मिलेंगे, ठीक है। जो नवादा गया, नवादा जमुई, ये जो नीचे वाला जो एरिया है, वहाँ पे कौन सा रॉक मिलेगा आपको? वहाँ पे आपको मिलेंगे धारवाड़ कर्म की चट्टानें। तो ये मैं कितना बार बता चुका हूँ, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं फिर भी मैं बता दिया, ठीक है। बिहार कॉम्फेड का स्थापना कब हुआ था? ये 1983 में, याद रखिएगा। और सवाल नंबर 149 है, बिहार भभूति से किनको जानते हैं? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को। लोकनायक बोलेंगे तो जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। ओके, ये भी ध्यान में आपको होना चाहिए। आगे चलते सवाल, सबसे लास्ट सवाल है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है भाई? तो कर्नाट वंश के संस्थापक है ननियादेव। अब देखिए, ये मिथिला वाला क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना हुआ, ननियादेव ने स्थापना किया। ओके, अब इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे, एक नाम आता है आपको यहाँ पे, शायद ऑप्शन में मैंने दिया होगा, हर्षि देव करके नाम उनका नाम है, ठीक है। हाँ, हरसिम देव, ठीक है। हरसिम देव जो है इसी वंश के मतलब राजा हुए। वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे। तो इस सवाल पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि हरसि देव, ओके। तो हरसि देव यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोगों ने 150 सवाल किया, 140 सवाल किया, मैं छोड़ के। तो बेहतरीन तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जितना हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को डिटेल से। हाँ, हालांकि बीच में कुछ मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा। और वीडियो को आप लोग अभी देख रहे हैं कि आप शेयर और नहीं करें, शेयर करिए ज़्यादा वीडियो को। तो जितना तक वीडियो को शेयर करिएगा, जितने उसमें व्यूज़ जाएंगे तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कल तक, तब तक के लिए धन्यवाद।